ओके, इनकम के होते हैं 5 हेड्स, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सैलरीज। मुझे बताना सैलरी की सेक्शन रेंज क्या है? 15 से 17। यानी जब हम सैलरीज पढ़ेंगे तो हम इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन नंबर 15 से लेके सेक्शन नंबर 17 तक पढ़ने वाले हैं। और मैंने आपको लास्ट क्लास या बेसिकली फर्स्ट क्लास में बताया था कि हर हेड का पहला सेक्शन क्या होता है? चार्जिंग सेक्शन। ठीक है, यानी सैलरी का चार्जिंग सेक्शन कौन सा हुआ? 15। आप जानते हैं सर इसे चार्जिंग सेक्शन क्यों बोलते हैं? चार्जिंग सेक्शन हमें कुछ कंडीशंस बताएगा। अब हम क्या करेंगे, जो कंडीशंस हमको बताई गई हैं हम अपनी कमाई गई इनकम पे वो कंडीशन लगाएंगे। अगर चार्जिंग सेक्शन की कंडीशन हमारी इनकम पे लग गई तो मेरी इनकम चली जाएगी उस हेड के अंदर। जैसे सेक्शन नंबर 22 हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग है। उसने बोला अगर आपको मिलने वाली इनकम एक प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाने वाली इनकम है तो उसको हाउस प्रॉपर्टी में लेके जाओ, ये 22 ने बोला। ऐसे ही सेक्शन 45 जो कैपिटल गेन्स का चार्जिंग सेक्शन है, उसने बोला अगर कोई कैपिटल एसेट को सेल करते हो वहां से इनकम होती है, ऐसी इनकम कैपिटल गेन में लेके जाना। यानी हर चार्जिंग सेक्शन क्या करेगा, कुछ पॉइंट्स कुछ कंडीशंस बताएगा। अब मेरा काम क्या है, उन कंडीशंस को अपनी कमाई गई इनकम पे लगाना। जो कंडीशन मेरी इनकम पे लग गई अब मेरी इनकम उस हेड में जाके टैक्सेबल हो जाएगी। तो मैं सेक्शन नंबर 15 के पास गया, मैंने कहा सेक्शन 15 तू बता तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सी इनकम सैलरी में जानी चाहिए। तो इन्होंने बोला हमें एक रिश्ता देखना है, वो रिश्ता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिश्ता। यानी सेक्शन 15 बोल रहा है अगर ऐसी कोई इनकम है जो इस रिश्ते की वजह से मिल रही है, एम्प्लॉयर दे रहा है अपने एम्प्लॉय को कोई भी अमाउंट, वो अमाउंट एम्प्लॉय के कहां टैक्सेबल होगा? सैलरीज में। अब चाहे क्वेश्चन इसको सैलरी के नाम से बोले, चाहे बोनस के नाम से बोले, चाहे कमीशन के नाम से बोले, चाहे फीस के नाम से बोले, अगर दो इंसानों में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता है तो एम्प्लॉयर की तरफ से कोई भी अमाउंट आए एम्प्लॉय के पास वो अब टैक्सेबल होगा सैलरी में। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये तो कमीशन दिया जा रहा है, सर ये तो बोनस है। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है एक रिश्ते से। रिश्ता कौन सा है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। थ्रू आउट द चैप्टर जहां भी आपको डाउट आए, अरे ये इनकम सैलरी में क्यों जा रही है, ये तो अदर सोर्स में जानी चाहिए, ये तो पीजीबीपी में जानी चाहिए, वहां बस ये थॉट रखना अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता डेवलप्ड है तो हर इनकम जो एम्प्लॉयर देगा अपने एम्प्लॉय को किसी भी नाम से दे, कहां जाएगी? सैलरी में। तो सैलरी का सबसे बेसिक पॉइंट था कि एक रिश्ता डेवलप होना चाहिए। यह रिश्ता क्या कहलाता है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिश्ता। ठीक है, तो अब मैं आपसे एक केस स्टडी बना के पूछूंगा एक चीज। देखो ये मैं हूं, देखो मैं कितना स्मार्ट हूं। ये मेरी आंखें हैं, ये मेरी नाक है, ये मेरी स्माइल है, ये मेरे कान है, ये मेरे बाल हैं। और ये पता है कौन है? बताओ ये कौन है? हाँ, ये उमेश सर है, बीसीसी के ओनर। मैं सर के पास गया, मैंने कहा सर मुझे काम दो, मुझे पढ़ाना है। सर ने बोला पहले कभी पढ़ा है? मैंने कहा बचपन से पढ़ाई तो रहा हूं, मुझे काम पे रख लो। उमेश सर ने बोला ठीक है। मैंने जॉब मांगी, सर ने मुझे बोला हम आपको 2 लाख पर मंथ देंगे। मैंने कहा पक्का? उन्होंने बोला पक्का, 2 लाख पर मंथ मुझे मिलेंगे। और पता है दूसरी बात, कोई कंडीशन नहीं है, बच्चे क्लास में 2 हो, 20 हो, 100 हो, 200 हो, चाहे एक बच्चा भी ना हो, मुझे पता है महीने के एंड में मेरे पास 2 लाख रुपए आ जाएंगे। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या मैं एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। जब आपके पापा मम्मी भाई बहन कहीं जॉब करते हैं, चाहे वो कंपनी प्रॉफिट ज्यादा कमाए या कम कमाए, क्या कभी सैलरी रुकती है? नहीं, सैलरी तो मिलनी है। यानी अगर मेरा उमेश सर जो बीसीसी के ओनर हैं, इस एकेडमी के ओनर हैं, उनसे ये कॉन्ट्रैक्ट है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट से फर्क नहीं पड़ता भाई, मुझे फिक्स्ड अमाउंट चाहिए हर महीने।
तो ये मेरा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कौन सा हो गया, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। और अब ये 2 लाख पर मंथ यानी साल के 24 लाख रुपए, 2 लाख इंटू 12 मेरी कौन सी हेड में टैक्सेबल होगा, सैलरीज में। ये समझ आया? ठीक है, इसको अब घुमा के देखते हैं। अब मैंने सर को बोला सेकेंड केस 2, मैंने कहा सर देखो मेरे को लिमिटेड वाला काम करने का ही नहीं है, मुझे पता है मैं ऐसा पढ़ाऊंगा, मैं भीड़ लगा दूंगा सर, तो मैं करूंगा कॉन्ट्रैक्ट। अगर बच्चा आपको 10,000 रुपए फीस देगा सर, 5 आप रखो, 5 मुझे दो। अब बच्चे 2 हैं तो मेरा प्रॉफिट कम, बच्चे 200 हैं मेरा प्रॉफिट ज्यादा। बात वही है, एकेडमी का ओनर कौन है, उमेश सर, पढ़ा कौन रहा हूं मैं, पर अब क्या मेरे को मिलने वाला अमाउंट फिक्स्ड है कि वेरिएबल है, वेरिएबल है। वो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर। आप स्टूडेंट्स मेरे लिए क्या है, नंबर ऑफ कस्टमर्स। यानी यहां पे मैंने बोला मुझे फिक्स नहीं, जितने कस्टमर आएंगे उतना मेरा प्रॉफिट होगा। अब क्या लगता है, अब ये सैलरी कॉन्ट्रैक्ट रहा या अब ये पीजीबीपी बन चुका है, पीजीबीपी, क्योंकि अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का पॉइंट ही नहीं बचा। देखो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, 10 से 5 आपको यहां बैठना है, काम है तो करो, नहीं है तो भी बैठना है। पर जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें यह बोला गया बच्चे हैं तो पैसे आपके, बच्चे नहीं है तो पैसे आपके नहीं है, तो मुझे बताओ अगर किसी बैच में बच्चे नहीं है तो मैं आऊंगा क्या पढ़ाने, मैं नहीं आऊंगा। यानी अब ये कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट का नहीं है। समझ आ गया? वही 2 लोग, वही मैं, वही उमेश सर, एक केस में एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय के अंदर बन गए और एक केस में बन गया बिजनेस का। ये पॉइंट समझ आया? एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया हुआ है सुनो। एग्जाम में एक केस स्टडी आई हुई है, एक मूवी की एक्ट्रेस है और एक मूवी का डायरेक्टर है, उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ। डायरेक्टर ने बोला मैडम हम आपको हर महीने 1 लाख रुपए देंगे। एक्ट्रेस को बोला जा रहा है मूवी बनी, कोई टीवी का एड बनाया तो भी ठीक, नहीं बनाया तो भी 1 लाख तो आपको मिलेंगे हर महीने। क्या लगता है कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, बिजनेस का कि सैलरी का, सैलरी का। और यही अगर बोला जाता कि मैडम आओगे मूवी बनेगी तो पैसे मिलेंगे वरना पैसे नहीं मिलेंगे, अब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, बिजनेस का। यानी एक समझ आया कि 2 लोग सेम टाइम पे एम्प्लॉयमेंट में भी जा सकते हैं या पीजीबीपी में भी। हमारे लिए इस समय कौन सा रिश्ता इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। पहला पॉइंट समझ आया, पक्का? ठीक है, चलो एक और केस देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो, ये मैं हूं, कितना स्मार्ट हूं मैं वैसे। ये है BCC, यहां से ऑफर आया सर मॉर्निंग 10 AM से लेकर दोपहर को 2 बजे तक आप यहां पढ़ाओगे, हम आपको 2 लाख पर मंथ देंगे। वही पॉइंट, बच्चे हो ना हो 2 लाख मुझे मिलेंगे। मुझे क्या बोला गया है, 10 बजे आना, 2 बजे कल्टी हो जाना, 2 लाख आपको मिलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा, बिजनेस का कि सैलरी का, सैलरी का। चलो मेरे को पता लग गया कि 2 लाख तो मुझे सैलरी मिल रही है। जैसे ही 2 बजे छुट्टी है मेरी, मैं बाहर निकला, सामने एक और अकेडमी है, कौन सी, देवालय। वहां के सरदार जी ने मुझे पकड़ लिया, सर 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 यहां भी आके पढ़ा दो ना, बच्चे यहां भी टैक्स के लिए मर रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब मैं यहां पढ़ाता हूं। उन्होंने बोला 2 बजे तक ना, 2 के बाद तो फ्री हो। मैंने कहा हाँ, तो कहते ठीक है 3 से लेके 7 बजे तक यहां पढ़ा दो, हम भी आपको 2 लाख पर मंथ देने को तैयार है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चलो टाइम तो है मेरे पास, अभी 2 बजे फ्री हो रहा था, तो 3 से लेकर शाम को 7 बजे तक मैंने सामने वाले एक और एकेडमी में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वहां भी सेम कॉन्ट्रैक्ट, बच्चे हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, 2 लाख मुझे मिलेंगे। BCC से जो मुझे मिल रहा था वो तो सैलरी था, यहां से जो मुझे मिलेगा वो क्या है, सैलरी की पीजीबीपी। क्या लगता है, सैलरी, क्योंकि यहां भी तो कॉन्ट्रैक्ट सेम है, बच्चे हो या ना हो टाइम फिक्स है। यानी मैं आपको यह बताने का ट्राई कर रहा हूं, एम्प्लॉयमेंट चाहे पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता बन गया तो इनकम कहां जाएगी, हमेशा सैलरीज में। इससे कंफ्यूज मत होना कि ये तो पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट है, ये तो अदर सोर्स में जानी चाहिए, नहीं। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता है तो वो चाहे पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, कहां टैक्सेबल होगा, सैलरीज में। यहीं से एक और क्वेश्चन बन सकता है,
क्या आपके एम्प्लॉयर्स मोर देन वन हो सकते हैं? हाँ, अभी देखा हमने, यहां पे मेरा एक एम्प्लॉयर कौन है? बीसीसी एकेडमी। दूसरा कौन है? देवालिया एकेडमी। 3 क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं, तीनों बन सकते हैं एमसीक्यू। पहला सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता कौन सा है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का। सेकंड, क्या हम यहां पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, फुल टाइम की कर रहे हैं, दोनों की कर रहे हैं? दोनों की। क्या आपके एम्प्लॉयर एक से ज्यादा हो सकते हैं? हाँ, बढ़िया, ठीक है। अच्छा, 11th और 12th क्लास में हमने ना बनाते थे पीएनएल अकाउंट, याद आ रहा है? टी शेप में बनता था, ऊपर आता था वेजेस, फिर निकलता था मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, और नीचे आता था मेरा सैलरी, वहां से निकालते थे नेट प्रॉफिट। याद है, 2 आइटम्स थे, वेजेस और सैलरी। वहां पे ये बताया गया था वेजेस होती हैं दिहाड़ी मजदूर की, शायद डेली वर्कर आता है पैसे लेके चला जाता है। सैलरी होती है फिक्स्ड वालों की। अकाउंट्स में पढ़ा था। इनकम टैक्स में किसकी बात कर रहे हैं हम? सैलरी की वेजेस की? सैलरी की वेजेस की? सैलरी की वेजेस की? सैलरी की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो दिहाड़ी मजदूर है, माना वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, माना जब वो आएगा तब पैसे दूंगा, नहीं आएगा पैसे नहीं दूंगा, पर जब वो आएगा क्या अपनी मन मर्जी से कुछ भी काम कर सकता है, या जो बोलूंगा वही करना पड़ेगा? जो बोलूंगा वही करना पड़ेगा। और अगर दिहाड़ी मजदूर आया तब भी क्या 10 से लेके 5 तक काम करना ही पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। यानी यहां पे वेजेस बोलो या सैलरी बोलो, इनकम टैक्स को फर्क नहीं पता। वो कहता है भैया हमारे लिए दोनों कौन सी इनकम है? सैलरी इनकम। चाहे वेजेस नाम से हो या सैलरी नाम से हो, हम अदर सोर्स में नहीं जाएंगे, हम कहां टैक्सेबल करेंगे? सैलरी में। तीनों ये सारे आपके एमसीक्यू बन सकते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू, रिश्ता क्या कहलाता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का। पार्ट टाइम की फुल टाइम? दोनों। वेजेस की सैलरी? दोनों। आपके एम्प्लॉयर एक से ज्यादा नहीं हो सकते ना? हो सकते हैं। वेरी गुड, ये भी क्लियर हो गया यार, बढ़िया। चलो आगे देखते हैं फिर। आजा आजा आगे आजा। हाँ, अब आया ना एक बढ़िया क्वेश्चन। सर, दिवाली का टाइम आया, दिवाली के टाइम उमेश सर मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे बोनस दिया, दिवाली का बोनस दिया। एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को दिवाली का बोनस दिया। पहले बताओ, क्या ये बोनस भी मेरी सैलरी इनकम है या अदर सोर्स की इनकम है? सैलरी इनकम है। क्यों? एम्प्लॉयर से आई है ना। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ भी दे, वो क्या बन जाएगा? सैलरी। अब हितेश ये मत कहना एम्प्लॉयर ने बीवी लाके दे दी एम्प्लॉय को, वो नहीं, मैं कैश की बात कर रहा हूं। मुझे पता है तुम्हारे पास, तुम्हारे मन में बीवी के अरमान बहुत जाग रहे हैं, पर अभी टेंशन थी। हाँ, अगर सर ने मुझे बोला होता अंगद सर यहाँ स्टूडेंट्स लेके आओ, हर स्टूडेंट पे कमीशन भी दूंगा आपको, अब ये कमीशन भी कौन सी इनकम है मेरी? सैलरी। क्यों? एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को कुछ भी आए वो क्या है? सैलरी। ये सब मेरे नोट्स में दिया हुआ है, एक एक पॉइंट मेरे नोट्स में है। नोटिंग मत करो, कहानी सुनो, प्रवचन सुनो, सब कुछ एक एक वर्ड में आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा, कुछ बाहर नहीं है, टेंशन ना लो। अच्छा, मुझे पता है आप लोगों ने कंपनी लॉ एक नंबर पढ़ा होगा, है ना? कंपनी लॉ आता है सबको अच्छे से? वेरी गुड, अभी पता लग जाएगा। चलो, ये कंपनी है, कंपनी, और ये है इसका डायरेक्टर। पता है डायरेक्टर का नाम क्या है? आशीष। क्या नाम है? आशीष। आशीष नहीं, आशीष। ये इसकी आंखें, ये इसका कान, और इसके छोटे छोटे बाल। ठीक है। डायरेक्टर कितने टाइप के हो सकते हैं कंपनी में? अभी बोला लॉ आता। हाँ 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 हाँ, बोल बोल बोल। पार्ट टाइम फुल टाइम? नहीं बेटा, उन्हें बोलते हैं होल टाइम डायरेक्टर, या फिर पार्ट टाइम बोलते हैं, या एडिशनल बोलते हैं, या इंडिपेंडेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नहीं पढ़ा आप लोगों ने अभी तक ये? ओहो हो, नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं, मैंने आपको एडवांस में बता दिया। तो लॉ की थोड़ी फीस भी दे देना मुझे आप लोग। हाँ, तो ये डायरेक्टर हो सकता है, या तो होगा होल टाइम डायरेक्टर। सर, होल टाइम डायरेक्टर क्या इंडिकेट कर रहा है? कि अपना पूरा टाइम किसको दे रहा होगा? इसी कंपनी को। तो मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर कोई होल टाइम डायरेक्टर है, WTD होल टाइम डायरेक्टर, पूरी दिन पूरी जी जान से एक ही कंपनी के पास काम कर रहा है, तो क्या उसे कंपनी का एम्प्लॉय नहीं कह सकते?
कह सकते हैं ना, यानी होल टाइम डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय ही होता है। और अब अगर कंपनी इसको कोई रेम्यूनरेशन दे तो ये रेम्यूनरेशन डायरेक्टर की कौन सी इनकम में जाएगा? सैलरी इनकम में जाएगा। वेरी गुड, ये भी हो गया। पर एक डायरेक्टर ऐसा भी होता है जिसे कहते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सुना हुआ टर्म या नहीं सुना हुआ? जल्दी बताओ, सुना ही नहीं सुना? नहीं सुना ना? सुनो, सुना है? कितना सुना है? आशीष सुना है। आशीष बता। अरे आशीष से पूछ रहा हूं, युवराज क्यों बोल रहा है? हाँ आशीष बताएगा। आशीष क्या होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? रुक जा आशीष, ऐसे नहीं बताएगा तू। हम पहले करेंगे काम, हम कैमरा लेके जाएंगे आशीष के ऊपर, फिर हम आंसर बताएंगे। देखो ये कैमरा जा रहा है आशीष के ऊपर। आशीष तुम कहाँ हो? आशीष 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 आशीष, आ गया आशीष। ये रहा आशीष, देखो दिख गया। अब पूरी दुनिया देख रही है आशीष को, जो तो मेरी क्लास ले रहा है दिख रहा है, साथ में तेज भी दिख गया मुस्कुराता हुआ। अब बताएगा आशीष क्या होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इतनी मुश्किल के लिए कैमरा घुमा दिया मेरा तूने। टर्म सुनिए, कौन बताएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? देखो ऐसा नहीं क्लास में बच्चे कम है, देखो क्लास में लड़कियां भी हैं। देखो ये देखो हाय कर रही है। हाय, आपका नाम क्या मैडम? मैडम नाम बताओ दुनिया को। शायना। पता क्या होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? नहीं पता? किसको पता है? अब कोई नहीं बताएगा। देखो मैं कैमरा क्यों घुमा रहा हूं, इसलिए ताकि पूरी दुनिया को दिख जाए। तुम नहा के आते हो क्लास में, ऐसे उठ के आ जाते हो तो अपना क्लास में मस्त नहा धो के आना। हाँ अब जो तुम बोलोगे क्लास में सबके सामने आएगा, तभी मैंने कैमरा लिया है। हाँ चलो 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 चलो। हाँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब ऐसा इंसान जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है। नाम देखो ना, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, वो कंपनी से इंडिपेंडेंट है, वो अलग है। फिर ऐसे डायरेक्टर क्यों रखा जाता है कंपनी में? देखो जो होल टाइम डायरेक्टर है, कंपनी से उसको सैलरी मिल रही है, वो क्या कंपनी की बुराई करेगा? कभी बुराई नहीं करेगा। तो शेयर होल्डर्स को कैसे विश्वास उसकी बात का? अब आज अगर उमेश सर के एकेडमी के बारे में खुशी मैम से कोई कुछ पूछा जाए, मैम अच्छा अच्छा ही बोलेंगी या खराब भी बोलेंगी? अच्छा अच्छा ही बोलेंगी, क्योंकि मैम क्या है? होल टाइम डायरेक्टर। ये अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है जो खाली बाहर से आता है, साइन करता है कि हाँ मेरे अकॉर्डिंग सब ठीक है, अब मैं जा रहा हूं, साइन करने के पैसे मिलते हैं उसको बस, वो तो सच्चाई दिखा के जाएगा आपको। सही है तो सही बताएगा, गलत है तो गलत बताएगा। क्यों? क्योंकि उसका कंपनी से कोई रिश्ता नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आया, मीटिंग अटेंड करी, और कंपनी ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मीटिंग अटेंड करने के लिए सिटिंग फीस दे दी। भाई फीस तो लेगा, फ्री में तो काम करेगा नहीं। कंपनी ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सिटिंग फीस दी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए ये इनकम कहां टैक्सेबल होगी? सैलरी में कि अदर सोर्सेज में? अदर सोर्सेज में। सैलरी में क्यों नहीं? क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है कंपनी का। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एम्प्लॉय बन जाता तो इंडिपेंडेंस किस बात की रहती? अब तो वो भी गुलाम, जो कंपनी बोले वही करना पड़ेगा। क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूं, कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कुछ भी दे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए कहां टैक्सेबल होगा? सैलरी के अदर सोर्सेज? अदर सोर्सेज। वही कंपनी होल टाइम डायरेक्टर को सिटिंग फीस देगी तो सैलरी। सर वो सिटिंग फीस है, वो सैलरी थोड़ी है। पर रिश्ता तो है ना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिश्ते में कुछ भी जाए कहां टैक्सेबल होता है? सैलरी में। यहां तक सब क्लियर? पक्का? बढ़िया। और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता कौन सा है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का। पार्ट टाइम की फुल टाइम दोनों, वेजेस की सैलरी दोनों। सर एम्प्लॉयर एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं। हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। होल टाइम डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय होता है? होता है। उसको सिटिंग फीस मिलेगी, सैलरी में टैक्सेबल होगी? हाँ। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी कंपनी का एम्प्लॉय होता है? नहीं होता। उसको सिटिंग फीस मिलेगी, सैलरी में जाएगी ना? नहीं जाएगी। कहां जाएगी? अदर सोर्सेज में। क्लियर? बढ़िया। चलो इतना भी देख लिया। अच्छा चलो फिर एक बात मुझे बताओ, एक पॉइंट पता है क्या आता है? एक पॉइंट होता है, आजा 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 आजा, चलो। हाँ ये तो मैं भूल ही गया बताना आपको, याद आ गया मुझे। एक ना पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म। उसका नाम पता है क्या है? उसका नाम है हितेश वेड्स
आशीष। फर्म के आगे प्राइवेट लिमिटेड होता है ना? नहीं होता, कंपनी के आगे होता है। अच्छा अच्छा, इसके आगे क्या होता है? फर्म के आगे क्या होता है? एंड कंपनी शायद, है ना? ऐसे लिखते हैं ना, एंड कंपनी। याद आ रहा होगा अकाउंट्स आपको 11th 12th में से लिखते हैं ना, ए एन बी एन कंपनी, या चलो जो भी है। हितेश वेड्स आशीष, ये फर्म है, ये फर्म का नाम है। चलो बताओ कितने पार्टनर है फर्म में? कौन कौन? हितेश और आशीष। अभी दिखाए थे, दोबारा दिखाने कैमरे में? हो गया, हो गया हितेश? ठीक है। मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, फर्म ना सैलरी पे कर रही है अपने पार्टनर्स को, याद है अकाउंट्स में पढ़ा था हमने? पार्टनर्स को सैलरी मिलती है, हितेश को भी मिल गई, आशीष को भी मिल गई। पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया? अपने पार्टनर्स को सैलरी दी। हम अकाउंट्स में पढ़ चुके हैं, अकाउंट्स में इसको सैलरी बोलते थे, यहां क्या बोलेंगे? इसको सैलरी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? क्या लगता है? मैं कह रहा हूं पार्टनरशिप हम अपने पार्टनर्स को सैलरी दे रही है, बताओ सैलरी इनकम है या नहीं है? हाँ बताओगे मैडम देवश्री? जल्दी बताओ, ना कैमरा आ रहा है आपके ऊपर। हाँ, सैलरी नहीं होगा। अच्छा, कौन कौन कह रहा है सर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को सैलरी दे रही है? 11th 12th में इतने क्वेश्चन करे थे, एडमिशन के, डिसोल्यूशन के, डेथ ऑफ पार्टनर के किए थे ना, सब में सैलरी वाला पॉइंट आता था ना, तब तो सैलरी को सैलरी मानते थे। अब डाउट क्यों आ रहा है? क्या लगता है? क्योंकि ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं है, ये तो पार्टनरशिप फर्म और उसके पार्टनर्स हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता नहीं, तो इनकम टैक्स के लिए सैलरी नहीं। यानी पार्टनरशिप फर्म अगर अपने पार्टनर को कोई अमाउंट सैलरी बोल के भी दे रही है ना, तो इनकम टैक्स के टर्म्स में उसे पीजीबीपी माना जाता है। जब पढ़ाऊंगा पीजीबीपी, वहां दोबारा ये पॉइंट आएगा। अभी बस एमसीक्यू के लिए बता रहा हूं, पार्टनरशिप फर्म अगर अपने पार्टनर्स को सैलरी बोल के भी सैलरी दे, तब भी इनकम टैक्स के टर्म्स में वो सैलरी है या पीजीबीपी है? पीजीबीपी। क्यों? क्योंकि एक पार्टनरशिप फर्म और उसके पार्टनर्स में जो रिश्ता है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का नहीं है। क्लियर इतनी बात सबको? बढ़िया। चलो फिर, अब मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछनी है आपसे। देखो कैसे झोल हो सकता था और झोल बच रहा है। हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? 22-23। कब शुरू होता है? 1/4/2022 को खत्म होता है 31 मार्च 2023 को। मेरी सैलरी है 1 लाख पर मंथ, यानी मुझे साल में कितनी सैलरी मिलेगी? 12। 1 लाख इंटू 12 इक्वल टू 12 लाख। मुझे 12 लाख की सैलरी मिलनी है। जरा मुझे ये तो बताओ, अगर मुझे 12 लाख की सैलरी मिलनी है तो कितना टैक्स बनेगा मेरे ऊपर? टैक्स निकालना हमको आता है, जल्दी बताओ। सर 10 लाख तक तो 1,12,500, 10 लाख के ऊपर गई 2 लाख यानी कि 60,000, दोनों को जोड़ा 172, 500, काम खत्म हो गया ना? नहीं, सेस भी लगेगा। हाँ सेस भी तो है 4%। कितना हो गया सेस? सेस का अमाउंट, सेस का अमाउंट, सेस का अमाउंट 6900। नेट टैक्स कितना आ गया? 17400। यानी अगर मैं 12 लाख सैलरी कमा रहा हूं तो मैं टैक्स पे करूंगा 179,400 का। मैं तो शरीफ इंसान, सारा टैक्स पे कर दिया। पर हमारी क्लास में ना एक गुंडी है। कौन है? गुंडी। गुंडी का नाम पता है क्या है? बताओ गुंडी का नाम क्या है? पूजा यादव। शक्ल दिखाऊं कैमरे पे? पूजा यादव ने लगाया दिमाग। उसने पता है क्या बोला अपने बॉस को? उसने अपने बॉस को बोला, बॉस बॉस मुझे नहीं चाहिए 12 लाख रुपए, 1 लाख पर मंथ की सैलरी है ना, मुझे खाली 10 महीने की सैलरी दो। कह रही है मुझे खाली 10 महीने की सैलरी दो, मतलब 1 लाख इंटू 10 इज इक्वल टू 10 लाख। और बॉस कह रहे बाकी 2 लाख तुम्हें नहीं चाहिए, अपने पास रख लो। उसने बोला नहीं, मुझे डोनेशन करनी है बॉस। ये देखो एक एनजीओ है, एनजीओ। क्या होता है एनजीओ? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म पूछा मैंने, क्या होता है एनजीओ? चैरिटेबल, यानी वहां पे डोनेशन वगैरह कर सकते हैं। पूजा यादव क्या बोल रही है? एम्प्लॉय अपने बॉस को बोल रहा है, बॉस मुझे सैलरी 10 महीने की दो, बाकी 2 महीने की सैलरी मेरे बिहाफ पे, मेरे बिहाफ पे उस एनजीओ को दे दो। 1 लाख इंटू 2 इक्वल टू 2 लाख। बॉस कह रहा है पूजा बच्चे
तुम पूरे 12 महीने की सैलरी लो, खुद जाके अपने हाथ से डोनेट करो। वो कह रही नहीं नहीं, मुझे अगर आपने 12 महीने की सैलरी 12 लाख दे दी, गवर्नमेंट तो टैक्स ले लेगी ना मुझसे। गवर्नमेंट कह रही है 12 लाख तुमको मिल गए, खर्चा करो डोनेट करो तुम्हारे ऊपर, हमें तो टैक्स चाहिए। तो एम्प्लॉय क्या बोल रहा है अपने बॉस को, मुझे 10 महीने की ही दो, मेरे 2 महीने की सैलरी सीधा जाके डोनेट करो, मेरे थ्रू पहुंचाओ ही मत, ताकि मैं तो गवर्नमेंट को बोल दूंगी मुझे कितनी मिली है, 10 महीने की सैलरी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, निर्मला आंटी हमारी निर्मला सीतारमन पूजा से क्या बोलेंगी, पूजा बच्चे 10 महीने की सैलरी दो, सैलरी पे टैक्स दो, या पूरे 12 महीने की सैलरी पे टैक्स दो। 10 वाला कौन कौन है मुझे बताओ एक बार। आपने 10, पूजा तो 10 ही बोलेगी ऑफ कोर्स, कम टैक्स पे करना चाहती है। आशीष भी कह रहा है 10, सर इतनी सुंदर लड़की 10 बोल रही है, मैं 10 ही बोलूंगा। हाँ, और कौन, आप भी 10 बोल रहे हो? कौन कह रहा है सर पूरे 12 महीने पे टैक्स जाएगा? 1 2 3 4, हितेश तू किस पार्टी का है? 10। हाँ अच्छा, क्वेश्चन समझ आया? अगर पूजा पूरे 12 महीने की सैलरी ले लेती, उसके बाद डोनेशन करती, तब तो सिंपल था, पूरे 12 महीने पे टैक्स पे करती क्योंकि रिसीव कर चुकी है। क्वेश्चन ये है, उसने बॉस को बोला मुझे 10 महीने की दो, 2 महीने की सीधा वहां दो एनजीओ में, और इसका आंसर है पूरे 12 महीने की सैलरी पे पूजा को देना पड़ेगा टैक्स। अब क्वेश्चन आएगा सर क्यों, अच्छा काम कर रही है, डोनेशन कर रही है, पर मैंने एग्जाम्पल शुरू करने से पहले क्या बताया था, पूजा कौन है? एम्प्लॉय नहीं, एक वर्ड बताया था, कौन है? कौन है? सब बोल ही नहीं रहा कोई, कौन है? गुंडी। उसने पता है क्या करा, एनजीओ अपने दोस्तों को खुलवाया था और बोला था एनजीओ वालों तुम सैलरी चुपचाप लो, बाद में कैश में मुझे वापस कर देना, मैं दिखाऊंगी कि मैंने डोनेशन कर दी और पैसे आ जाएंगे मेरे पास। ये दिमाग खाली एक गुंडी के पास आया कि बहुत गुंडे इंडिया में ऐसे? बहुत गुंडे हैं, हर घर में एनजीओ खुल जाएगा। निर्मला आंटी ने बोला ये नहीं चलेगा बच्चे, सैलरी तुम्हारी थी, तुम लो या किसी और को दो। इस टॉपिक को बोलते हैं फोरगोइंग ऑफ सैलरी। क्या बोलते हैं? फोरगोइंग ऑफ सैलरी। यहां पूजा क्या कर रही थी, अपनी सैलरी फोरगो कर रही थी, किसी और को दे रही थी, पर गवर्नमेंट ने बोला सैलरी बनती किसकी थी, तुम्हारी, तुम खुद लो या तुम फोरगो करो, हमें इससे मतलब नहीं, हम तो पूरे 12 महीने का अमाउंट तुमसे ही चार्ज करेंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, एम्प्लॉय को 9 मंथ्स की सैलरी रिसीव हुई और एम्प्लॉय ने 3 महीने की सैलरी फोरगो कर दी। क्वेश्चन कहेगा ये 3 महीने की फोरगोइंग ऑफ सैलरी एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट है कि टैक्सेबल है? आंसर है टैक्सेबल है। बस ये एमसीक्यू बताने के लिए पूरी कहानी सुनाई, तो याद रहेगा फोरगोइंग ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल। पक्का? ठीक है, चलो एक और पॉइंट समझाता हूं। अब हम बात करेंगे सुरेंदर ऑफ सैलरी की। क्या सुना आपने? मैंने सरेंडर बोला, हाँ आपने कुछ और सुन लिया क्या? हाँ मैंने सरेंडर ही बोला था, मैंने कुछ सुरेंदर उंदर नहीं बोला। सुनो अब ये क्या होता है। अब हम बात करेंगे भोले इंसान की। कौन है भोला इंसान? देखो रो रहा है। कौन है भोला इंसान? बोलेगा ही नहीं कोई। कौन है ये? हितेश। इसको भी ना 1 लाख पर मंथ की सैलरी मिलती है, यानी साल की कितनी हो गई? 12 लाख। यहां पे पता है कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि मोदी सरकार। मोदी जी लिख देता हूं, वरना ऑनलाइन वाले बच्चे बोलेंगे आपने मोदी के आगे जी कैसे नहीं लिखा। चलो ठीक है, लिख दिया जी। हाँ, अब ना हितेश अपने बॉस को क्या बोल रहा है, बॉस बॉस मुझे 10 महीने की सैलरी दो। बॉस ने बोला क्यों बच्चे, तुझे भी गुंडा बनना है क्या? उसने बोला नहीं बॉस नहीं, मैं 10 मंथ्स की सैलरी यानी कि 1 लाख इंटू 10 10 लाख रुपए लूंगा, और मैं चाहता हूं मेरे बिहाफ पे 2 लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके वॉलेंटरीली सरेंडर कर दो। हितेश ने क्या बोला अपने बॉस को, मुझे दो 10 महीने की सैलरी और बाकी 2 महीने की सैलरी मेरे नाम पे किसको जाके दे दो? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई अमाउंट देते हैं उसे फोरगो नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं? वॉलेंटरी सरेंडर।
यानी बॉस ने तो 12 लाख रुपए दे दिए, 10 लाख हितेश एम्प्लॉय को दिए, 2 लाख हितेश के नाम पे मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर कर दिए। मेरा आपसे क्वेश्चन है, हितेश के लिए कितना अमाउंट टैक्सेबल, 10 लाख की 12 लाख? मुझे बताओ 10 लाख वाला कौन है? 1 2 3 4 5 6। सर 12 लाख वाला कौन है? 1 2 3। अब इसका आंसर है 10 लाख, क्योंकि हाँ हाथ में ला लो, सही आंसर है तुम लोगों के बच्चे हाथ में ला रहे हैं, हमने सही आंसर दिया। हाँ, क्योंकि देखो एनजीओ से पैसे कैश में लेना इजी था, सेंट्रल गवर्नमेंट से कैश में पैसे निकलवा पाना मुश्किल काम है। और अगर यहां भी इन्होंने बोला होता ना कि यहां भी पूरे 12 लाख पे टैक्स लगेगा, तो गवर्नमेंट ये बताना चाहती है कि हम खुद भ्रष्ट हैं, हम खुद करप्ट हैं, हम तुम्हें कैश में वापस करेंगे। कौन कहता है मैं करप्ट हूं? कोई नहीं कहता। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है? चीख चीख के बोल रही है, वॉलंटरी सरेंडर करो सीजी को, हम टैक्स नहीं लेंगे, हम मानेंगे तुमने सच में सरेंडर कर दिया। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे, अगर क्वेश्चन आए एम्प्लॉय ने 7 मंथ्स की सैलरी रिसीव करी, 5 मंथ्स की सैलरी वॉलेंटरी सरेंडर कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये वॉलेंटरी सरेंडर टैक्सेबल की एग्जेम्प्ट? एग्जेम्प्ट। फर्क समझ आया फोरगोइंग में और वॉलेंटरी सरेंडर में? अब देखो वॉलेंटरी सरेंडर किसको किया गया था? किसको किया था? सीजी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। यही अगर स्टेट गवर्नमेंट को किया होता तो टैक्सेबल हो जाता, यही लोकल अथॉरिटी को किया होता तो टैक्सेबल हो जाता। वॉलेंटरी सरेंडर कब एग्जेम्प्ट है? जब किसको कर रहे हो? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्लियर पॉइंट? अब हितेश कह रहा है, सर हितेश ने बोला, हितेश ने सर मुझे सैलरी मिली, मैं घर गया अपनी बीवी के चरणों में समर्पित कर दी मैंने सैलरी, वॉलेंटरी सरेंडर टू वाइफ, टैक्सेबल की एग्जेम्प्ट। क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट। हस्बैंड के लिए ना वाइफ सीजी क्या कुछ भी हो सकती है, पर इनकम टैक्स के लिए सीजी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। हितेश क्लियर पॉइंट? ठीक है, बोलेगा तो नहीं हितेश? हाँ बोलो। क्वेश्चन है सर साल में 12 महीने होते हैं, मैंने कहा 7 मंथ्स रिसीव हो गए, वो तो टैक्सेबल है, बचे कितने? 5 महीने। 5 में से 3 महीने की सैलरी फोरगो कर दी एनजीओ को, वो भी टैक्सेबल है। कितने महीने बच गए? 2, वो कर दिया सीजी को वॉलंटरी सरेंडर, वो क्या है? एग्जेम्प्ट। यानी 10 महीने टैक्सेबल, 2 महीने एग्जेम्प्ट। क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है। क्लियर पॉइंट? चलो आओ करते हैं रिवाइज। सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता कौन सा है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। ओके, पार्ट टाइम की फुल टाइम दोनों, वेजेस की सैलरी दोनों। एम्प्लॉयर तो एक ही होगा? नहीं, एक से ज्यादा हो सकते हैं। हाँ ओके ठीक है सर, मैंने सैलरी फोरगो कर दी, फोरगोइंग ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल, surrender of salary to central government is exempt, surrender of salary to state government is taxable, surrender of salary to local authority is taxable, surrender of salary to wife taxable, exempt क्या है? सिर्फ सीजी को। वेरी गुड, ये भी आपको याद हो गया, बढ़िया। चलो अब एक मुझे बात और बताओ, 10 है, प्रीवियस ईयर 22 23 1 4 22 31 3 23। अब किसे बनाए? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय बनाएंगे अब। कौन है सुंदर कन्या? जल्दी नाम बताओ, कोई नाम बताओ जल्दी से अपना, बोलो बोलो, कोई तो नाम बोलो। मैडम नाम बताओ। अंजलि। अंजलि बाल बना दो, लो बाल बना दिए। ये अंजलि और ये उसका बॉस राहुल। हम खेल रहे हैं कुछ कुछ होता है, ठीक है चलो। अंजलि को राहुल सैलरी देता है, पर पता है राहुल क्या बोलता है? अंजलि अंजलि तुम्हें पता है कुछ कुछ होता है अंजलि सैलरी देते हुए, तो एक काम करो, पूरे महीने काम करो। इसने बोला ठीक है जी। यानी टर्म क्या है? पूरा अप्रैल काम करो, 1 से लेके 30 तारीख को सैलरी मिलेगी महीने के आखिरी दिन 30 अप्रैल को। ऐसे ही मई में काम करो, 1 से लेके 31 तक, सैलरी कब मिलेगी? 31 मई को। ऐसे ही जून में
1 से लेके कितने दिन होते हैं जून में? 30 होते हैं। 28 किसने बोला? 30। हाँ, 30 दिन होते हैं। सैलरी कब मिलेगी? 30 जून को। यानी मैं क्या इंडिकेट करना चाह रहा हूं? सैलरी कब मिलेगी? महीने के एंड में। ठीक है, यानी मार्च की सैलरी कब मिल जाएगी? 31 मार्च को। कोई दिक्कत नहीं है। 12 महीने काम किया, 12 महीने की सैलरी मिल गई। यानी कि पूरे, अगर मान लो कि 1 लाख पर मंथ की सैलरी है, हर महीने के आखिरी दिन सैलरी मिल जाती है मुझे। तो 12 महीने काम किया, 12 महीने की सैलरी 12 लाख रुपए मुझे मिल गई, मैं 12 लाख पे टैक्स पे कर दूंगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। पर सोचो, यही अगर प्रीवियस ईयर होता, 1/4/22, 31/3/23, यही वो अंजलि है और यही वो राहुल है। बीच में कौन आ गई थी? सैलरी नहीं, कुछ कुछ होता में कौन थी? रानी मुखर्जी का नाम क्या था? जल्दी बताओ, क्या नाम था? हाँ, बंटी, घंटी। हाँ, क्या बोल रहा है? जल्दी बताओ, क्या नाम था रानी मुखर्जी का? अरे जल्दी बता दो। नैना। चल नैना रख दिया। चलो, बीच में आ गई नैना। चलो, युवराज ने बोला नैना, में रख दिया नैना। नैना ने बोला राहुल राहुल अंजलि के प्यार में मत गिरो, तुम महीने के एंड में सैलरी दे रहे हो, पता लगा तुमने अप्रैल की सैलरी 30 अप्रैल को दी, 1 मई से गायब हो गई अंजलि, उसे कोई और राहुल मिल गया, कोई और जॉब मिल गई। राहुल को डर लग गया। राहुल ने बोला बात तो ठीक कह रही तू नैना, एक काम करता हूं, अब मैं बोलूंगा पूरा अप्रैल काम कर, 1 से लेकर 30 तक, सैलरी दूंगा 10 मई को, यानी 10 दिन बाद। और ऐसे ही मई में काम कर पूरा, 1 से लेके 31 तक, सैलरी कब दूंगा? 10 जून को दूंगा, पूरे महीने की, बस 10 दिन बाद दे रहा हूं। 10 दिन बाद का पॉइंट पता क्या है? अब एम्प्लॉय को अगले 10 दिन और काम करना पड़ेगा, तब जाके पिछले महीने की सैलरी मिलेगी। और अगर 10 मई को बोलेगा मैं जा रहा हूं छोड़ के, बॉस क्या बोलेगा? पूरा महीना काम कर, वरना 10 दिन की सैलरी भूल जा। और ऐसे ही मार्च की सैलरी जो 1 से लेके 31 मार्च तक काम किया होगा, कब मिलेगी? 10 अप्रैल को। पर दिक्कत पता क्या है? ये जो मार्च की सैलरी 10 अप्रैल को मिलनी थी, ये 10 अप्रैल तो अगले साल में फॉल कर जाएगा, यानी 10 अप्रैल 2023। यानी हुआ क्या? काम पूरे प्रीवियस ईयर में किया 12 महीने, पर सैलरी रिसीव कितनी हुई? 11 महीने की, क्योंकि जो 12वें महीने की सैलरी मार्च की थी वो मिलेगी 10 अप्रैल, और 10 अप्रैल 2023 अगला साल शुरू हो जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, काम पूरे 12 महीने किया, हक बन चुका है सैलरी रिसीव करने का, सैलरी ड्यू, सैलरी ड्यू, सैलरी ड्यू अंजलि की पूरी 12 महीने की हो गई है, पर सैलरी रिसीव कितनी हुई है? 11 महीने की, क्योंकि दो आखिरी महीना है वो मिलेगा 10 अप्रैल को। मेरा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर 22-23 में टैक्स कितने पे जाएगा? 11 महीने पे कि 12 महीने की सैलरी पे? कौन कह रहा है 11 महीने की सैलरी पे? 1 2, अंजलि तो 11 ही बोलेगी भाई, खुद पे नाम आता है तो बंदा कम ही टैक्स पे करना चाहता है। कौन कह रहा है सर हक तो बन गया 12 महीने का, 12 पे टैक्स जाएगा? 1 2 3 4, चाइना क्यों? रुको, अभी ऐसे नहीं, पहले चाइना को दिखाएंगे कैमरे में, फिर आंसर दें। हाँ हाँ, पहले चाइना दिखाई जाएगी कैमरे पे, फिर आंसर मिलेगा। टेन 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 टेन। हाँ जी चाइना जी, बताओ 12 महीने पे क्यों? एक्सप्रेशन देने को नहीं बोला, आंसर देने को बोला है। हाँ, मतलब आप कह रहे हो तो उल्टा हो रहा था, आप 11 सोच रहे थे 12 हो रहा था, 12 सोच रहे हो 11 हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो 12 बोल देती हूँ। हाँ, और किसने 12 बोला था? हाँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। टेन टेन अरे उल्टा जा रहा हूँ। चलो आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं, आ गए। अरे यार, कैमरे की लिमिट इतनी घूमने वाली, बच गए। चलो पूजा बताएगी। पूजा, गुंडी, हाय। आप बताओ, सैलरी ड्यू हुई है 12 महीने की, रिसीव हुई है 11 महीने की, टैक्स कितने पे जाएगा? 12 की 11, और क्यों?
सर 11 महीने होना चाहिए, क्यों? बिला 11 महीने का है। आते तो आ जाओ, चलो वापस आ रहे हैं। ये हैं हितेश और वो आशीष, पार्टनरशिप फॉर्म वाले। हाँ चलो वापस आते हैं। आजा आजा आजा, चलो। हाँ जी, तो मेरा पॉइंट था, अच्छा पूजा ने बोला सर 11 महीने की सैलरी मिली है, 12 पर टैक्स क्यों पे करेगी वो? पर गवर्नमेंट ने बोला क्या तुमसे तुम्हारा हक कोई छीन सकता है? अंजलि को देखो, राहुल को ना गर्दन से पकड़ के उठा लेगी, सैलरी निकाल बे मेरी। कोई भी ऐसा करेगा भाई? तुमने अगर काम कर लिया और सैलरी नहीं मिली, छोड़ दोगे क्या बॉस को? पकड़ के निकलवा लोगे या गुंडी को बोलोगे चल पैसे निकलवा के दे? होता है ना ऐसा। यानी कि सेक्शन 15 ने क्या बोला? सेक्शन 15 क्या है? चार्जिंग सेक्शन। उसने बोला सैलरी पता है कब टैक्सेबल होती है? ड्यू और रिसीव, विच एवर इज अर्लियर। जो काम पहले हो जाए हम टैक्स मांग लेंगे। ये भी बुक में दिया है पूजा, टेंशन ना लो। सब बुक में है, कोई टेंशन नहीं। सैलरी कब टैक्सेबल होती है? ड्यू बेसिस पे या रिसिप्ट बेसिस पे या विच एवर इज अर्लियर? विच एवर इज अर्लियर पे। ड्यू का एग्जांपल तो हो गया, यानी यहां पे चाहे 11 महीने की रिसीव हुई है पर 12 महीने की ड्यू हो गई है, तो टैक्स कितने पे जाएगा? पूरे 12 महीने पे। ये पॉइंट समझ आया? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल, 1/4/22, 31/3/23। क्या हो गया? कुछ पूछना है? डाउट है कुछ? हाँ जी, टैक्स पूरे 12 महीने में लगेगा, क्योंकि देखो ड्यू हो गई है 12 महीने की क्योंकि 31 मार्च तक काम कर लिया है, रिसीव हुई है 11 महीने की क्योंकि 10 दिन बाद रिसीव होगी अगले मार्च की सैलरी। तो इस केस में क्या हुआ? ड्यू 12 महीने की, रिसीव 11 महीने की, टैक्स जाएगा पूरे 12 महीने के ऊपर, क्योंकि हमने बोला टैक्स कब होता है? ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर। हाँ जी, क्वेश्चन है सर ज्वाइन ही 10 तारीख से किया। अगर तुमने ज्वाइन ही 10 तारीख से किया तो तुम्हें सैलरी 10 से लेकर 31, 20 दिन की तो डी होगी, तो 20 दिन की सैलरी मिलेगी। मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि पूरे साल तुमने काम किया है। अब तुमने अगर काम ही 5 दिन किया है तो सैलरी ड्यू कितने दिन की होगी? 5 की। टैक्स कितना जाएगा? 5 दिन का। सिंपल। आओ अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी मैडम, अपना नाम बताना। लावण्या। अब एम्प्लॉय का नाम क्या है? लावण्या। लावण्या। और एम्प्लॉयर, ये देखो टेढ़ा मेढ़ा एम्प्लॉयर है, इसका नाम पता क्या रखते हैं? युवराज। हाँ, लावण्या एम्प्लॉय, युवराज एम्प्लॉयर। इनका फिक्स था महीना खत्म होते ही सैलरी मिलेगी, यानी कि 31 तारीख या 30 तारीख सैलरी मिल जाएगी, कोई 10 दिन का पंगा नहीं है। यानी अप्रैल की सैलरी मिलेगी 30 अप्रैल को, मई की मिलेगी 31 मई को। सब ठीक चल रहा था, यानी यहां पे सिंपल था, 12 महीने की ड्यू होती और 12 महीने की रिसीव होती, यहां कोई दिक्कत नहीं थी। पर हुआ पता है क्या? 28 मार्च 2023 को लावण्या गई युवराज के पास, बोला युवराज युवराज मुझे अगले 4 महीने की सैलरी एडवांस में दे देना प्लीज। उसने बोला क्यों? उसने बोला मेरी शादी है। युवराज ने बोला शादी लावण्या की, चलो कोई बात नहीं, अब क्या करें, देना पड़ेगा। तो युवराज ने 4 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये, मैडम ने काम कितने महीने किया? 12 की 16? काम कितने महीने किया? 12 महीने, यानी हक ड्यू बना 12 महीने का, पर क्योंकि बॉस ने आने वाले 4 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी तो रिसीव कितने महीने की हो गई? 16 महीने की। मेरा क्वेश्चन आपसे, प्रीवियस ईयर 22-23 में लावण्या टैक्स कितने पे करेगी? 12 पे 16? आंसर है 16। क्या बोला सेक्शन 15 में? ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। यहां पे रिसीव कितना हो गया? 16। टैक्स कितने पे जाएगा? 16। एक छोटा क्वेश्चन बताओगे? अब अगले महीने अगले साल टैक्स कितने पे जाएगा? 12 की 8? 8। 12 क्यों नहीं? लावण्या मारेगी अंडरमल आंटी को, अबे जब 4 पे टैक्स अभी ले चुके हो तो दोबारा थोड़ी ना लोगे। यानी कि अगर सैलरी एडवांस में मिल गई तो टैक्सेबल की एग्जाम टैक्सेबल।
यही पॉइंट समझाना था। समझ आ गया? यहां तक हमने क्या जाना? सैलरी टैक्सेबल कब होती है? ड्यू पे, रिसीव पे, व्हिचएवर इज अर्लियर। सर सैलरी ड्यू हो गई पर रिसीव नहीं हुई, टैक्सेबल की एग्जाम टैक्सेबल। सर एडवांस में सैलरी मिल गई, टैक्सेबल की एग्जाम टैक्सेबल। पक्का क्लियर? वेरी गुड यार, इंटेलिजेंट बच्चे हो, एक बार में आंसर दे रहे हो, शाबाश। अच्छा, ड्यू का एक और नाम होता है, उसे कहते हैं अरियर्स ऑफ सैलरी। सेम चीज। वैसे अरियर्स का मतलब एक और चीज होती है। अरियर्स का मतलब होता है कि सैलरी मुझे आपकी बढ़ा देनी चाहिए थी, चलो अब बढ़ा दी मैंने, यानी एक तरह से ड्यू ही मान लो उसको। इनकम टैक्स में ड्यू को मानेंगे अरियर्स ऑफ सैलरी। तो अगर सैलरी ड्यू हो गई, टैक्सेबल होती है? होती नहीं होती है? होती है। ऐसे बोल दूं, अरियर्स ऑफ सैलरी टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट, क्या टिक करके आओगे? टैक्सेबल। हाँ, पर एक पता है क्या पंगा होता है? सुन, एक ना अरियर्स होते हैं पे कमीशन वाले। पे कमीशन क्या होता है जानते हैं? हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? 22, 23, 1, 4, 22, 31 मार्च 23। ये हमारी एम्प्लॉय है, नाम बता दो। आपका नाम रह गया मैडम, आपका नाम क्या है? नितिका। बड़ी गुमसुम सी थी नितिका, 50,000 पर महीना कमाती थी। ना 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 ना, 1 लाख से कम कर दे तो कहेगी सर इसके अंदर वो जाग जाएगा। क्या कहते हैं लड़कियों के फैक्टर, क्या बोलते हैं? क्या होता है, क्या बोलते हैं? हाँ, अरे अरे लड़की आजकल क्या बहुत ज्यादा ट्रेंड आ रहा है, फेमिनिज्म। सर अभी तक सैलरी 1 लाख चल रही थी, मेरी 50 कर दी। ऐसे कैसे? मेरी भी सैलरी कितनी? 1 लाख पर मंथ, यानी साल की हो गई 12 लाख। पर पता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। सेंट्रल गवर्नमेंट ना पे कमीशन लेके आती है, और पे कमीशन के अकॉर्डिंग वो ये मानते हैं कि आपकी सैलरी तो 1 लाख से 1,10,000 हो जानी चाहिए। मैडम खुश, क्या मुझे कितनी मिलेगी? 1,10,000। पर मैडम की खुशी और बढ़ाई गई। गवर्नमेंट कहती है आज से नहीं, पिछले 4 सालों पहले ही आपकी सैलरी बढ़ जानी चाहिए थी। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बच्चा है वो ये बात समझेगा। गवर्नमेंट जब भी पे कमीशन लाती है, गवर्नमेंट कहती है पिछले 4 या 5 सालों से ही आपको बढ़ी हुई सैलरी मिलनी चाहिए थी। यानी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको 1 लाख नहीं, 1,10,000 मिलने चाहिए थे हर साल। यानी हर साल कितना कम मिला? 10,000 पर मंथ कम मिला। एक साल में होते हैं 12 महीने, यानी हर साल 12,000 कम मिल रहा था। यानी 4 साल में 48,000 कम मिला। यानी इस, हाँ सॉरी, हाँ, यानी कि 1 लाख पर मंथ की जगह 1,10,000 पर मंथ मिलना चाहिए था 4 साल पहले से, ऐसा पे कमीशन ने बोल दिया। यानी कि एक साल में कितना कम मिला? 1,20,000। 4 साल में कितना कम मिला? 4,80,000। तो यहां पे गवर्नमेंट ने 4,80,000 लाके दे दिए मैडम को। लो नितिका मैडम तुम्हारे अरियर्स ऑफ सैलरी। अब अरियर ऑफ सैलरी तो 4 साल पुराने हैं, 4 साल पहले टैक्स लगना चाहिए था। नितिका से बोल रहे हैं गवर्नमेंट, अरे तुमने 4 साल पुराना टैक्स नहीं पे किया, हमने बोला था अरियर ऑफ सैलरी टैक्सेबल ड्यू बेस पे हो जाता है, तुमने टैक्स नहीं पे किया, चलो पेनल्टी पे करो। नितिका क्या बोलेगी? मेरे को सपना आ रहा था कि मेरी सैलरी बढ़ने वाली। यानी अरियर ऑफ सैलरी वैसे तो कब टैक्सेबल है? ड्यू बेसिस पे, पर अगर पे कमीशन वाली है तो कब टैक्सेबल है? रिसीव बेसिस पे। क्यों? क्योंकि हमें क्या पता मुझे मिलने वाला नहीं मिलने वाला। अब मुझे थोड़ी पता है कि क्लास के बाद पूजा मुझे पीटने वाली है, गुंडी कैसे बोल दिया मुझे नहीं पता ना बात वो। यानी कि याद रखना, अरियर्स ऑफ सैलरी कुछ नहीं बोला तो कब टैक्स करोगे? ड्यू बेसिस पे। पर वही अरियर ऑफ सैलरी अगर पे कमीशन वाला है कब टैक्सेबल होगा? रिसीव बेसिस पे। लॉजिक क्या है? हमें क्या पता मिलना है नहीं मिलना। क्लियर हो गया इतना? चलो एक और पॉइंट बताओ, सैलरी कब टैक्सेबल होती है? ड्यू या रिसीव? व्हिचएवर इज अर्लियर। पर सैलरी का एक कंपोनेंट होता है जिसे कहते हैं बोनस। देखो सैलरी आप कमाते हो, आपका हक है, गवर्नमेंट कहती है आपसे आपका हक कोई नहीं छीन सकता, ड्यू है तो मिलेगी, तभी ड्यू पे टैक्स करा। पर बोनस
हक नहीं है, बॉस अपनी मर्जी से देता है। दिवाली बोनस देना हक नहीं है, अपनी मर्जी से दिया जाता है। बॉस ने बोला तुम्हें 1 लाख का बोनस मिलेगा दिवाली पे, मैं खुश हो गया। बॉस ने नहीं दिया मुझे बोनस, मैं क्या उखाड़ लूंगा बॉस का? कुछ नहीं, बॉस की मर्जी है ना। तो आप बताओ, सैलरी थी टैक्सेबल ड्यू और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर पे, बोनस कब टैक्स होना चाहिए? ड्यू पे या रिसिप्ट पे? रिसीव पे, क्योंकि यहां तो बॉस मुकर सकता है ना। तो बोनस कब टैक्सेबल होता है? रिसीव पे। कमीशन कब टैक्सेबल होता होगा? ड्यू पे। कमीशन ना लिखा होता है टर्म्स में कि हर सेल पे 2% मिलेगा, बोनस कहीं लिखा नहीं होता। कमीशन हो, फीस हो, सैलरी हो, कुछ भी हो, कब टैक्सेबल? ड्यू और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर। पर बोनस कब टैक्सेबल? रिसिप्ट। आओ यहां तक करते हैं पूरा रिवाइज। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता क्या कहलाता है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। ओके, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, दोनों। वेजेस की सैलरी दोनों। एम्प्लॉयर एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं? अच्छा। फोर गोइंग ऑफ सैलरी टैक्सेबल की एग्जाम्प्ट? टैक्सेबल। सरेंडर ऑफ सैलरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्प्ट। सरेंडर ऑफ सैलरी टू स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेबल। सरेंडर सैलरी टू लोकल अथॉरिटी टैक्सेबल। सरेंडर सैलरी टू वाइफ टैक्सेबल। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस, रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर, अर्लियर। ओके, बोनस इज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस। अरियर्स ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस, पर पे कमीशन वाला है तो रिसिप्ट बेसिस। होल टाइम डायरेक्टर कौन होता है? एम्प्लॉई। अगर कंपनी ने होल टाइम डायरेक्टर को फीस दी या सिटिंग फीस दी, कहां टैक्सेबल होगा? सैलरी में। कंपनी ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को फीस दी, कहां टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेज में। पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को सैलरी दे रहा है, पार्टनर्स के हाथ में, कहां टैक्सेबल? पीजी बीपी में। सैलरी में क्यों नहीं? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता नहीं है। इतना समझ आया? सेक्शन 15 कंप्लीट। 3 सेक्शन का चैप्टर था ये, 15, 16, 17, 15 हो गया कंप्लीट। लेते हैं 5 मिनट का ब्रेक, फिर चलेंगे आगे। अच्छा लगा तो बोलो थैंक यू। चलो, ब्रेक के बाद स्टार्ट करते हैं। एक होता है ग्रेड स्केल या पे स्केल, किसी को पता है क्या होता है? नहीं पता ना किसी को? अब तो कोई बोलेगा भी नहीं पता है, जहां मैंने बोला सर कैमरा घुमा के ले आएंगे मेरे ऊपर। चलो देखो, इफ एन एम्प्लॉय ज्वाइंस द सर्विस ऑन 17 जून 2020, बच्चे ने एग्जाम दिया होगा, क्वालिफाई हो गया मे अटेम्प्ट में, रिजल्ट आया 16 जून को, 17 जून को बंदे ने कर दी जॉब स्टार्ट। सैलरी बस 8,800, फिर 400, फिर 10,800, फिर 500, फिर 13,300। इसका मतलब क्या है? क्या लगता है? व्हाट इज दिस? 8,800, 400, 10,800, 500, 13,300, व्हाट डज दिस मीन? ये ओके हो वैसे? अच्छा चलो, ये नहीं पता क्या होता है। क्या ये दिख रहा है? एक बड़ा अमाउंट है 8,000, फिर छोटा अमाउंट है 400, फिर बड़ा अमाउंट है 10,800, फिर छोटा अमाउंट है 500, फिर बड़ा अमाउंट है 13,500। स्टार्ट यहां से होगा 8,800 से, फिर इंक्रीमेंट 400 का होगा। अच्छा, फैमिली ईयर, एवरी ईयर। हाँ, इसका मतलब है जब भाई ने 17 जून 2020 को काम करना शुरू किया था, उसको पर महीना, पर मंथ कितना मिल रहा था? 8,800। जब भाई को काम करते करते पूरा 1 साल, 1 ईयर हो जाएगा, यानी कि 17 जून 2021 को, अब उसकी सैलरी 8,800 से बढ़ के हो जाएगी 9,200, यानी कि 400 बढ़ गई। फिर भाई को तब 1 साल हो जाएगा काम करते करते, 17 जून 2022, अब उसको सैलरी कितनी मिलेगी? 9,600, यानी हर साल 400 400 सैलरी बढ़ेगी, जब तक वो पहुंच जाएगा 10,800 पे। जैसे ही वो 10,800 पे पहुंच जाएगा, अब हर साल सैलरी 400 नहीं, कितनी बढ़ेगी? 500, जब तक वो पहुंच जाएगा 13,300 पे, और उसके बाद एक नया स्केल मिल जाएगा उसको। ये होता है आपका पे स्केल। ये आपको बताता है किस सैलरी पे आपने ज्वाइन किया, और आपके ज्वाइनिंग के 1 साल बाद कितना आपको मिलेगा इंक्रीमेंट। ये पॉइंट समझ आ गया? ठीक है, अगर समझ आ गया तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। टेन टेन है, आजा 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 आजा। चलो देखो,
क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर यही है 1/4/22, 31 मार्च 23। साल के बीच में 1 अक्टूबर को सैलरी बढ़ा दी गई। अभी मैं ग्रेड पे नहीं जा रहा, खाली बता रहा हूं बढ़ती कैसे। मान लो पहले सैलरी थी 50,000 पर मंथ, 1 अक्टूबर से बॉस ने बोला तेरी सैलरी 56,000 पर मंथ, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने तक कितने मिले 50,000। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च बाकी के 6 महीने कितने मिले 56,000। साल के कितने मिल गए होंगे जरा बताओगे मुझे? 50 इंटू 6 3 लाख, 56 इंटू 6 330, टोटल लगा दिया 3,30,000। ये समझ आया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? बेसिक क्वेश्चन था ये। सॉरी गलत बोल दिया, 636। ये बात समझ आ गई क्या हुआ इसमें? बस सितंबर तक सैलरी 50,000 थी, अक्टूबर से 56,000 कर दी, तो जितने महीने 50 मिले वो, जितने महीने 56 मिले वो, दोनों को जोड़ा तो हमारे पूरे प्रीवियस ईयर में कितना कमाया वो मेरे सामने आ गया। ये पॉइंट सबको समझ आ गया? सबको? ओके जी। अगर ये आपको समझ आ गया, अरे ये क्या आ गया, एक सेकंड। हाँ, ग्रेड का मैंने बनाया था कुछ, ग्रेड नहीं बनाया, कोई बात नहीं। चलो देखो अब अगला एग्जांपल लेंगे। चलो मैं नया एग्जांपल बनाता हूँ पहले। हाँ, मैं कुछ सीधा चलता हूँ क्वेश्चन के ऊपर। आप तो इंटेलिजेंट बच्चे हो, सीधा क्वेश्चन कर लोगे, मुझे पता है। आप क्या कर रहे हो कैलसी पे? कौन कैलसी चला रहा था अभी कैलसी? चलो पहला, मिस्टर ए ने ज्वाइन कब किया एबीसी लिमिटेड? 1/1/2022 को। मेरा प्रीवियस ईयर शुरू कब होता है? 1/4/2022। 1 अप्रैल को शुरू होगा प्रीवियस ईयर। भाई जॉब पहले ही ज्वाइन कर चुका है। क्या ग्रेड है? 20,000, 4,000, 40,000, यानी हर महीने कितना मिलेगा 20। और एक साल जब हो जाएगा काम करते करते, मतलब 1/1/2023 को, तो कितना कमाएगा अब? 24,000। अब बनाते हैं डायग्राम्स। चलो पहले सब देखो, सबसे पहले बनाओगे प्रीवियस ईयर, सबसे पहले प्रीवियस ईयर 22 23, 1 4 22, 31 3 21। भाई ने जॉब कब ज्वाइन करी है? 1/1/22 को। प्रीवियस ईयर में ज्वाइन करी, पहले ज्वाइन कर चुका था? पहले ही। यहां कहीं ज्वाइन करी 1/1/22 को। कितनी सैलरी पे? 20,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ। छोटा सा क्वेश्चन, सर ये पीरियड जनवरी 22, फरवरी 22, मार्च 22 काम का है कि काम का नहीं है? काम का नहीं है। हम सैलरी कब निकालते हैं? प्रीवियस ईयर की, जो शुरू होगा 1/4/22 को, यानी इन 3 महीने जो काम किया होगा उसका टैक्स लास्ट ईयर पे कर चुका होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो सर इसको लिखा क्यों? क्योंकि इसकी सैलरी कब बढ़ेगी? 1 जनवरी 2023 को। 1 जनवरी 22 को ज्वाइन किया 20 पे, एक साल हो जाएगा 1 जनवरी 23 को। यहां पे भाई की सैलरी बढ़ जाएगी 1 जनवरी 23 को। यहां से यहां तक कितना मिल रहा है? 20,000 पर मंथ। यहां से यहां तक कितना मिलेगा? 24,000 पर मंथ। तो मुझे ये बता दो मेरे प्रीवियस ईयर में कितना मिला भाई को? 2,52,000। कैसे किया? अप्रैल से लेके दिसंबर तक 9 महीने होते हैं, 20,000 इंटू 9, 1,80,000। जैन फेब मार्च में सैलरी बढ़ चुकी है, 24,000 इंटू 3, 72,000। टोटल कितना हो गया? 2,52,000। सबको समझ आ गया? वेरी गुड। यानी ग्रेड का काम क्या है? खाली बताना सैलरी कब से बढ़ेगी, सिंपल। तो जरा अगला क्वेश्चन ट्राई करोगे? भाई ने सैलरी ज्वाइन करी 1 दिसंबर 21 को। प्रीवियस ईयर में कर ली, पहले ज्वाइन कर ली? पहले। 50 5 80 पर मंथ कितना मिलेगा? 50। कितना बढ़ जाएगा हर महीने हर साल? 5,000।
कब से बढ़ेगा? 1 दिसंबर 2022 से बढ़ेगा। जरा बताओ मेरे प्रीवियस ईयर में कितना कमाया है, और टाइमलाइन बनाओ, पहले प्रीवियस ईयर बनाओ फिर सॉल्व करो। चलो जरा ट्राई करो, फिर मैं कराऊंगा, ट्राई करो। ग्रेड है ये 50, 5, 80। ज्वाइन किया है 1, 12, 21 को। 6 लाख 5,000, 5,000। एक आंसर आया 6 लाख 5,000। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन ये लो जी। 21 है, 6 लाख 20। एक आंसर आया 6 लाख 20,000। 6 20, 6 5, 6 20। हितेश कह रहा है क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, क्या है? आ गया, सॉल्व करो। उसने जॉब कभी भी ज्वाइन किया, क्या फर्क पड़ता है? हमें सैलरी निकालनी है हमारे साल की, बस। गलत किया तुमने, ओके कोई बात नहीं, होता है। बड़ी बड़ी एकेडमी में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। लावण्या नीटा, शनाया फॉर्म में नहीं हुआ, क्या हुआ? सो के नहीं आ रहा तो क्या? हाँ, मूवी देख रहे थे, मैच देख रहे थे। मैं तो दुबई से आया हूँ। तो कितना टाइम लगता है फ्लाइट में? हाँ 6:20। 6:20 आ गया। हाँ सबका 6:20 आ गया। हाँ किसका नहीं आया? तुम्हारा नहीं आया। हाँ 6:20 आ गया। किसका नहीं आया 6:20? मैडम नितिका आ गया। सर तो पहले आ गए थे। हाँ तेज आंसर आया कितना? 6:20। आज ही आया आंसर। हाँ चलो अभी मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, तो लेकर सब कर रहे हैं तो। चलो सबसे पहले क्या बनाऊंगा? प्रीवियस ईयर। और लाइन हमेशा सीधी खींचा करो। पता है लाइन सीधी क्यों खींचनी चाहिए? अब किस पे लाइन मार रहे हो पता तो लगे, किस पे लाइन मार रहे हो पता लगे। हितेश लाइन मार रहा, लावण्या पे पड़ गई, अंजलि पे, अंजलि मारेगी पकड़ के इसको, है ना? जब भी लाइन मारो सीधी लाइन मारो। 1 4 22 31 3 23। जॉब कब ज्वाइन करी थी? 1 दिसंबर 21 को। कितनी सैलरी पे? 50,000। यानी सैलरी कब बढ़ेगी? 1 दिसंबर 22 को। यानी यहां से यहां तक 50,000 इंटू 8। दिसंबर की फर्स्ट को सैलरी बढ़ गई है, यानी दिसंबर में बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। कितनी बढ़ी? 5,000। यानी 4 महीने के लिए 55,000 इंटू 4। ये हो गया 4 लाख और ये हो गया 2,20,000। टोटल 6,20,000। क्लियर पॉइंट? पक्का? शनाया क्लियर हो गया आपको या नहीं हुआ? आपका आंसर आ गया था? ठीक है। अच्छा यहां से यहां तक का पॉइंट काम का नहीं है? नहीं है। क्यों? प्रीवियस ईयर से पहले जो कमाया वो पहले की बात है, हमें सैलरी निकालनी है प्रीवियस ईयर की। चलो अब खेलेंगे चॉकलेट क्वेश्चन। मैं बनाता हूं पेयरिंग। चलो पेयरिंग आशीष वर्सेस शनाया, युवराज वर्सेस कोमल। डाल दूं? कोमल नाम है ना आपका? कोमल। अंजलि वर्सेस नितिका। देखो वो देखिए पंचायत पार्ट 2 देख रहा है विनोद, 20 रुपए की कीमत। हाँ देखो जॉब कब ज्वाइन करी थी? 1 दिसंबर 2021 को। सैलरी कब बढ़ेगी? 1 दिसंबर 2022 को। हमने बनाया मेरा प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर तो फिक्स है 1/4/22 से लेके 31 मार्च 23 तक। चलो जब तक सैलरी नहीं बढ़ रही, सैलरी बढ़ेगी 1 दिसंबर 2022 को। यानी अप्रैल से लेकर हमारे प्रीवियस ईयर में सैलरी बढ़ने तक कितना मिल रहा है इसको? 50,000। क्वेश्चन ने बोला ना, हम तो खाली प्रीवियस ईयर की निकालेंगे ना, हमें पहले का मतलब ही नहीं है कुछ, उससे क्या मतलब? यानी अप्रैल से लेके नवंबर एंड 8 महीने तक 50 इंटू 8 4 लाख कमाए। दिसंबर से सैलरी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? 5,000 पर मंथ, यानी अब हो गई 55,000। दिसंबर जैन फेब मार्च 4 महीने सैलरी मिली, बड़ी हुई 55,000। 55,000 इंटू 4 दोनों को जोड़ा 6,20,000। समझ आ गया? अब मैंने कहा ना तो खोए खोए लग रहे हो आज आप। हाँ बाकी किसी को पूछना कुछ?
क्योंकि आप सवाल है 20 रुपए का, देख लो वीडियो वालों। 20 रुपए क्या होता है, मैं कुछ चॉकलेट क्वेश्चंस की तरह खेलता हूँ। 20 रुपए क्वेश्चन, दो बच्चों का आपस में कॉम्पिटिशन होता है, गलत वाला सही को देता है 20 रुपए। चलो अंजलि नीति का कॉम्पिटिशन है, और किसे करना है? पूजा कैसे रह गई? पूजा वर्सेस हितेश। हितेश 20 रुपए निकाल ले, रेडी? 20 रुपए कह रहा अभी तू ट्राई तो कर ले। अच्छा कितने बच्चे हैं? 2 4 6 8 10 12, मैच हो जाएगा। कौन कौन रहता है? आप रहते हो, मैडम नाम बताना। रितिका वर्सेस एम ओ एन आई सी के के मोनिका, और लास्ट लावण्या वर्सेस देवश्री। चलो एक कंपटीशन का मुझे पता है, एक तो मुझे पता है कौन जीतने वाला है, पूजा। हितेश पहले रेडी 20 रुपए देने को। हाँ मांगे थे। चलो कम ऑन, क्वेश्चन समझ आया? या ग्रेड स्केल रिवाइज करवाऊं एक बार? एक और ग्रेड स्केल, चलो एक और ग्रेड स्केल एग्जांपल कराता हूं, फिर क्वेश्चन दूंगा। चलो एक और एग्जांपल लेंगे, पहले एग्जांपल और क्वेश्चन एक ही मिलेगा बस, आज एक ही क्वेश्चन है। चलो ग्रेड देखते हैं। भाई साहब ने ज्वाइन किया है ग्रेड 1,10,000 2 लाख के ग्रेड पे। ग्रेड है ये चॉकलेट क्वेश्चन नहीं है, ये समझा रहा हूं मैं। 1 लाख पे ज्वाइन किया, हर साल कितना बढ़ेगा? 10,000। ज्वाइन किया भाई ने 30 जून 2021 को ज्वाइन किया, तो सैलरी कब बढ़ेगी? 30 जून 22 को। हमें क्या बनाना? सबसे पहले बनाना है प्रीवियस ईयर। चलो मैंने बना दिया प्रीवियस ईयर 22 23, 1 4 22 31 3 23। जॉब कब ज्वाइन करी है? 30 6 21 को, 1 लाख पर मंथ। सैलरी कब बढ़ेगी? यहां पे 30 जून 2022 से। क्या मैं 30 जून 22 को काट के 1 जुलाई लिख दूं? एक ही बात है, बट बेटर रहेगा 1 जुलाई 22। तो अप्रैल मई जून 3 महीने तक 1 लाख इंटू 3, और बाकी 9 महीने 1,10,000 इंटू 9, कितना हो गया? 3 लाख प्लस 9 लाख 90,000, टोटल 12,90,000। अब समझ आ गया आपको? आपका आंसर आ गया? अभी भी नहीं आया? बताओ टोटल कितनी है सैलरी? 12,90,000। आपका कितना आया? हाँ कोई नहीं, एक एग्जाम्पल और लूंगा, जब तक सब बच्चे रेडी नहीं होंगे एग्जाम्पल लेता रहूंगा। 20 रुपए कमाने का मौका तब मिलेगा तो सब रेडी होंगे। चलो शनाया के लिए एक और क्वेश्चन। चलो जॉब ज्वाइन करी है एट अ ग्रेड ऑफ 50,000, 5,000, 1 लाख, और ज्वाइन करी है 1 नवंबर 21 को। बताओ प्रीवियस ईयर 22-23 में कितना कमाया भाई ने? 1 नवंबर है। हाँ 1 नवंबर को ज्वाइन करिए भाई। सबसे पहले बनाओ प्रीवियस ईयर 22-23, 1 4 22, 31 3 23। जॉब कब ज्वाइन करी है? 1 11 21 को। सैलरी बढ़ेगी कब? 1 11 22 को। यहां से यहां तक 50,000, यहां से यहां तक 55,000। कितना हो गया? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त अक्टूबर, 7 मंथ्स तक 50 इंटू 7, 3.5 लाख, और 50,000 इंटू 5, सॉरी 55,000 इंटू 5 कितना होता है? ये 2 लाख। 55 इंटू 5 कितना होता है? 385, 285, 275 हुआ ना, 275। टोटल कितना हो गया? 6,25,000। आप समझ आया ना आपको? ये एक और एग्जांपल कर रहा हूं, पक्का? रेडी सारे बच्चे क्वेश्चन के लिए? अच्छा सुनो, अगर सबका आंसर गलत आया,
अब मैंने एक और मैं क्या सोच रहा हूँ, सुनो एक और काम करते हैं। देखो अभी तक मैंने क्या बोला था, 2 का कंपटीशन है। जैसे कंपटीशन था आशीष और शनाया का, आशीष गलत शनाया सही, कौन जीता? शनाया। अगर किसी केस में दोनों गलत हुए ना तो 20 रुपए जमा हो जाएंगे पार्टी फंड में, जिसका बच जाएगा उसे पार्टी करेंगे सारे। क्यों गलत बात है? पार्टी फंड में जमा हो रहे हैं, जिसका बच जाएगा पार्टी करेंगे, सिंपल। सही करो। पैसे जमा कौन करेगा? पूजा। हाँ, जमा करेगी पूजा। हाँ, ऐसे पार्टी फंड को। मुझे पता है वो गायब नहीं होगी पैसे लेके। हाँ चलो, समझ आ गया? दो सही वाला कमा लेगा, दोनों सही कैंसल आउट, दोनों गलत पार्टी फंड। यानी पार्टी फंड में जाएंगे 40 रुपए, 20 दोनों जाएंगे 20। रेडी? चलो, आपका क्वेश्चन आपके और आंसर एक बार देना है, चेंज नहीं करना। 1 2 और बिना टाइमलाइन के मत करना, गलती होगी। 1 2 3 क्वेश्चन आपके सामने। सी 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 चलो जल्दी। टाइमलाइन बना लो, गलती करोगे। डन? आंसर बताओ। 8,47,000। रुक जाओ मोनिका। 847 कितना है? 847 लावण्या। हाँ 847 देवश्री। हाँ जी वेरी गुड स्पीड। कहां से बोलो? 847। हाँ आप बोलो 847। श्रेया निकालना नहीं है। युवराज, कोमल का आ गया ना? कोमल का भी आ गया 847। हाँ तूने पहले किया था, 847 बिल्कुल। हाँ जी अंजलि और नितिका रहती है ना? हो गया कितना? 847। नितिका तो बात नहीं। पूजा 924। आंसर चेंज हो गया। 924। हितेश 847 और युवराज का 924। युवराज का ये रहा। चलो 924 931 पार्टी फंड में सबके पैसे। सबका आंसर गलत। देखो मैं सॉल्व कराऊंगा, मैं कराऊंगा सर। 1 मिनट, अब तो हो गया, अब तो हो गया। पार्टी फंड में पैसे आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर कौन सा है? 22 23 1 4 22 31 मार्च। हाँ जी हाँ वही सॉल्व करा रहा हूँ। सॉल्व मुझे पता नहीं है, सॉल्व करा रहा हूँ मैं भी। कितना है आपका? कितना है? कितना है आपका? कितना बता दो, कितना आ रहा है? वेट कर रहा हूँ मैं आंसर का। आपने आंसर दिया नहीं इसलिए वेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन लो सामने, ये लो क्वेश्चन सामने आपके, लो सॉल्व कर लो। क्योंकि आंसर नहीं दिया इसलिए मौका दे रहा हूँ। जल्दी, बाकी आंसर आंसर दे चुके हो दोनों भाई, दे चुके हो। मैंने क्या बोला? एक मौका ना, एक मौका। और तू सुंदर लड़की भी नहीं है, एक मौका। और तूने दोस्त को लेके भी नहीं आया, तो दोस्त को लेके भी नहीं आया, दोस्त को लेके भी नहीं आया। कितना? 917 गलत है। चलो चलो चलो। जॉब ज्वाइन कब करी थी? 1 मार्च 21 को। कितने पे? 70 से। बढ़ेगी कितनी? 7000। यानी यहां कमा रहा है वो 70,000 पर मंथ। 1 मार्च 21 को ज्वाइन किया। सैलरी बढ़ेगी कब? 1 मार्च 22 को। प्रीवियस ईयर शुरू होने से पहले सैलरी बढ़ चुकी है। बात समझ रहे हो? प्रीवियस ईयर से पहले सैलरी बढ़ के कितनी हो चुकी है? 77,000। अब दोबारा कब बढ़ेगी? 1 मार्च 2023 को। यहां पे यहां कितनी हो जाएगी? 84,000। तो अप्रैल से लेके फरवरी तक 77 इंटू 11 और मार्च में 84 इंटू 1, टोटल लगाओ 9,31,000। कहा था टाइमलाइन बनाओ, गलती नहीं होगी। क्योंकि टाइमलाइन बनाते दिख जाता। सैलरी एक बार नहीं 2 बार बढ़ी है। 1 मार्च 21 को ज्वाइन किया था, 1 मार्च 22 को बढ़ चुकी है। प्रीवियस ईयर से पहले ही बढ़ चुकी है। यानी अब जो प्रीवियस ईयर में इंक्रीमेंट आएगा ये सेकेंड इंक्रीमेंट है। 70 प्लस 7 77 प्लस 7 84। यानी 1 मार्च 21, 1 मार्च से 23,
हमारे मार्च में मिलेगी 84,000 और अप्रैल से लेके फेब तक 77,000। आंसर 9,31,000। पार्टी फंड में कितने पैसे आ चुके हैं? मेरी गलती है। पार्टी फंड में डालो जल्दी से, सब पूजा को ट्रांसफर करो। 20, 40, 40, 80, 120, 60, 200। मैंने क्या चीटिंग करी? मुझे क्या पता था? मुझे क्या पता था? क्वेश्चन सामने है, मैंने क्या बोला था? चलो 240 रुपीज पूजा को ट्रांसफर कर देते पार्टी फंड में। जल्दी 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 करो, जल्दी जल्दी। पार्टी फंड 240। चलो किसी का बर्थडे आ रहा है क्या? तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना? चला गया। किसका बर्थडे आने वाला है? ये किसका बर्थडे आने वाला है? सितंबर में किसी का बर्थडे नहीं है? अक्टूबर में? तो मुझे केक खिला देना, कोई बात नहीं। चलो मैं नोट कर रहा हूं। पार्टी फंड में कितने पैसे आ चुके हैं? 240 रुपीज। जल्दी जमा करो पूजा, जल्दी। चलो जल्दी लो। क्लास ओवर। वीडियो वालों बाय बाय।